प्रणाम मैम। प्रणाम। मैडम प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए मैम, आप प्रेयर कराएंगे आज, शकुंतला मैम ना। हाँ, प्रेयर कराएंगे मैम। चलिए, गुड। आपका माइक ऑफ है मैम। मैम कमर गर्दन सब लोग सीधी कर लें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये को रब करेंगे। ये ऊर्जा को महसूस करेंगे। चलिए, ओम शांति। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नहीं। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार, यानी के टाइप्स, है ना। टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए या फॉलो करते हुए हम अच्छा टीचिंग सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, है ना। यानी कि टीचर कितने अच्छे से अपना जो क्लास है उसको टेक कर सकता है, उसको ले सकता है, ताकि बच्चे को अच्छे से सब क्लियर हो, सब समझ में आए, बच्चा आपको ध्यान से सुने, उसको क्लास में बोरियत ना महसूस हो। तो ये सब प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, है ना। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खुद करके सीखना, है ना। अब जैसे मैं आपको हम आप अभी लास्ट में हमारा स्टांग योग चल रहा था, आसन थे कुछ उसमें, ठीक है। मैंने आपको आसन के अलग अलग आसन के नाम भी बताए थे। जैसे मैंने ताड़ासन आपको बताया था, कुछ एग्जांपल्स थे, वृक्षासन मैंने बताया। और भी हमारे बहुत से आसन होते हैं, जैसे अर्धमत्सेनासन है, गोमुख आसन है, उष्ट्रासन है। तो अनेकों कितने ही प्रकार टाइप्स के हमारे आसन होते हैं, है ना। लेकिन यदि मैंने उनको क्लास में आपके सामने डिस्कस किया और आपने सुना मुझे और फिर आपने उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है, आपने आपके मस्तिष्क में वो चीज आई, लेकिन जब आप उसको खुद से करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि जब आप उसको खुद से प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो उसको आप ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये लर्निंग बाय डूइंग यानी कि स्वयं करके सीखने का सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो छात्र है सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे खुद करके देखते हैं किसी चीज को, है ना। जब आप उस चीज को खुद करके देखोगे तो जो आपने कक्षा में पढ़ा है वो भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। यानी कि सिर्फ सुनने से, जो आपने सिर्फ सुना, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा ज्ञान एक तरह से अधूरा होता है।
है ना। जब आप उसको करते भी है, जो आपने सीखा है, जब अब प्रैक्टिकल्स को क्यों जोड़ा गया है ना, तो इसीलिए है कि आप उसको जब करके भी सीखते हैं तो वो आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाता है ना। सिर्फ सुनने से और करके देखने में अंतर होता है। जब आप उसको खुद से करते हैं तो एक तो क्या है ना, आप उसकी वैल्यू समझ पाते हैं उस काम की, उसका फायदे नुकसान समझ पाते हैं, और वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है ना। किस तरह, जैसे कुछ लोग प्रयोग, कुछ हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, कुछ छोटी छोटी गतिविधियां कराई जाती हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं बच्चों को, कुछ प्रैक्टिकली काम कराए जाते हैं। यानी कि जब आप इस तरह से खुद से करके सीखते हैं तो आपका वो सीखा हुआ स्थायी होता है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, आप जब आसन और प्राणायाम स्वयं करें तभी वो आपको सही तरीके से उसकी टेक्निक को आप समझ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, जैसे यह बालकों में रुचि उत्पन्न करने का माध्यम है। प्रेरणा संचार होने पर बालक शीघ्र पाठ को सीखने का प्रयास करता है। अब यानी कि बच्चे को, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, है ना। जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे तो आपको, जब आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आपको प्रेरणा मिल जाती है, आपको मोटिवेशन मिल जाता है, आपको मोटिवेट करते हैं आपके जो शिक्षक है, आपके टीचर जो होते हैं, तो आपकी लर्निंग और बेहतर हो जाती है ना। यानी कि प्रेरणा किसी को भी सीखने की एक ताकत है। प्रेरणा किसी भी चीज को सीखने की एक ताकत है। अगर हमारे स्टूडेंट, अगर आप जब टीचिंग में जाएंगे और आपका जो स्टूडेंट है वो प्रेरित है तो वो कठिन विषय भी आसानी से सीख पाएगा। आप उसको मोटिवेट करेंगे, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को जैसे हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कोई गिफ्ट, कोई पुरस्कार देके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, कि आपको ये पुरस्कार मिलेगा अगर आप अच्छा काम करें, आपको एक चॉकलेट दी जाएंगी अगर आप अच्छा करें, है ना, या फिर आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ भी छोटे छोटे आप उनको योग देकर आप क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। या फिर उन्होंने जो अच्छा किया है उसको, उसके लिए शाबाशी देकर कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। सपोज करो उन्होंने आज कुछ, जो आपने टास्क उनको दिया था वो टास्क पूरा के अधूरा किया उन्होंने, या फिर आधा किया, पूरा नहीं कर पाए, तो आधा करने पे आप उनको डांटेंगे नहीं, है ना। आधा क्यों किया, आप उनको मोटिवेट करेंगे, अरे आपने आधा तो किया, इतना अच्छा आपने किया, चलो अब आप इसे पूरा भी करें। न कि उल्टा आप उसको डांटे, है ना, बच्चे को कहें, या फिर आप भी है, जैसे मैंने आपको कोई टास्क दिया है ना, कि आपको ये आपको करना है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने कौन कौन से नियम अपने जीवन में लेके आए, किसी ने, सबने अपने अपने अलग अलग भिन्न भिन्न विचार हमें दिए थे, है ना। अब मैं आपको कहूं कि आपने सारे विचारों को क्यों नहीं, सारे अंगों को क्यों अपने जीवन में नहीं उतारा, क्यों नहीं उतार सकते, है ना। तो ये एक मोटिवेशन होता है। मैंने आपसे कहा कि आपने सारे नहीं तो कम से कम कुछ नियम को तो अपने जीवन में उतारने का सोचा, आपको एक प्रेरणा मिलेगी, आप मोटिवेट होंगे और आप उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये होता है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि मोटिवेट का प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, है ना। क्योंकि जब छात्र, जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रेरित होते हैं तो वो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर पाते हैं, है ना। प्रेरणा और प्रेरणा, मोटिवेशन भी कैसा होता है हमारा, दो तरह का होता है। एक आंतरिक मोटिवेशन और एक और होता है हमारा बाह्य मोटिवेशन। यानी कि एक होता है जब कोई बच्चा है या जब आप लोग हो, जब आप अंदर से मोटिवेट हो, आपके अंदर एक लगन है, मैंने योग में एडमिशन लिया है, डिप्लोमा करूंगी या डिप्लोमा करेंगे और उसके बाद मुझे प्रैक्टिकल करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे अच्छे अच्छे आसन सबको सिखाने हैं, सबको हेल्दी रखना है। ये होता है आंतरिक मोटिवेशन, यानी कि ये आपके अंदर है ना। आंतरिक रूप से आप मोटिवेट है, आपको, अगर आप, अगर कोई बंदा आंतरिक रूप से मोटिवेट है ना, और उसको बाह्य मोटिवेशन भी मिल जाए तो वो और बेस्ट करता है। लेकिन कुछ है
ठीक है, किसी ने कहा और उसके कहने से उसने एडमिशन ले लिया कि हम डिप्लोमा करेंगे योग का, और लेकिन उनका वो इतने ज्यादा प्रेरित नहीं है, इतना मोटिवेशन उनके अंदर नहीं है। फिर उनको टीचर के माध्यम से जब उनको मोटिवेशन मिलता है, या ये होता है बाह्य मोटिवेशन, यानी कि जब आपको कोई बाहर से पुश करता है किसी काम के लिए, आपको समझाता है कि देखो अगर आप योग में आए हैं, है ना, तो इसे अच्छे से करें, क्योंकि भले ही आप एक शिक्षक ना बन पाए, एक टीचर ना बन पाए, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रैक्टिकल्स आप खुद पे ही करेंगे ना, तो आपके आपकी खुद की हेल्थ अच्छी होगी, है ना। तो ये बाह्य मोटिवेशन होता है। कहीं ना कहीं जिन जो अंदर से प्रेरित नहीं होगा उसको लगेगा कि सही में ये सही बात है, और अगर मैं ये सीखूंगा, योग की तरफ जाऊंगा, तो भले ही मैं अपने समाज को स्वस्थ ना रख पाऊं, है ना, तो कम से कम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने लिए तो अच्छा है। तो यानी कि आंतरिक मोटिवेशन वो होता है जो आप अंदर से खुद से मोटिवेट रहते हैं, और बाह्य मोटिवेशन जब आपको कोई बाहर से प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए, है ना। और इससे क्या होता है ना, जो उत्साह होता है सीखने का, जो मोटिवेशन से एक बच्चे का जो उत्साहित होता है सीखने की, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो हमेशा तेज होती है, वो तेजी से सीखते हैं जब बच्चा मोटिवेट होता है, या कोई भी जब सीख रहे हैं, जब वो मोटिवेट रहते हैं, प्रेरित रहते हैं, तो वो और अच्छा सीख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुचि का सिद्धांत, है ना। अब यही मोटिवेशन और रुचि, जैसे आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी जानना जरूरी है एक शिक्षक के लिए कि जब किसी पार्ट में रुचि नहीं है, तो उसको स्वाभाविक रूप से कैसे ध्यान लगाया जाए स्टूडेंट का, कैसे छात्र को उस सब्जेक्ट में रुचि लेकर आए, ऐसा क्या किया जाए जिससे वो बच्चा अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए, रुचि दिखाए, है ना। यानी कि शिक्षक क्या करेगा फिर, अब बच्चे बोर हो रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो शिक्षक जो टीचर होता है वो नई नई टेक्निक के माध्यम से, अपने नए नए मेथड के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। अगर बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े बड़े लोग हैं, कुछ लोग हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा अच्छा सीखते हैं, उनको उदाहरण जब हम समझा देते हैं। अब जैसे हम लोग बड़े हैं, मैं आपको समाज के उदाहरण दूं, है ना, समाज का उदाहरण देकर आपको समझाऊं, या अपना आपस में कोई हम उदाहरण देकर अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, है ना। या फिर जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई स्टोरी के माध्यम से उनको सिखाया जाए, रोचक कहानियां ऐसे सुनाई जाए, मैं किसी आसन को इस तरह से आपको सुनाऊं कि देखो मेरे एक क्लाइंट थे, उनको ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने ये प्रैक्टिस की, तो तब भी आप क्या होंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो मेरे ही घर में इस बंदे को है, क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं अपने लिए भी। तो आप प्रेरित होंगे, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप रुचि दिखाएंगे उसमें, सीखने में, है ना। यानी कि आपके रुचि को बढ़ाना एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, है ना, उसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करना, उसको जीवन से जोड़ देना, है ना। जब किसी चीज को आपके जीवन से जोड़ दिया जाता है, उसको जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तो वो और अच्छा हम समझ पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं, है ना। जैसे योग के नियम पढ़ाते समय विद्यार्थियों से जुड़े हुए उदाहरण देना, है ना। उदाहरणों से क्या होगा, स्टोरी से क्या होगा, आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा, एक रुचि पैदा होगी, है ना। जैसे लिखा है, शिक्षण को स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय, रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पाठ में एक लक्ष्य निर्धारित हो, तब भी रुचि उत्पन्न किए जाते हैं। आपको एक छोटा सा गोल दे दिया जाए, टास्क दे दिया जाए, है ना, कि आपको कल विपरीत करनी आसन करके देखना है, या फिर आपको कल सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, आपको सिर्फ प्राणायाम ही करना है, तो आप इंटरेस्ट लेंगे, आप रुचि आपकी बनेगी और आप अच्छा सीख पाएंगे। तो ये मेथड से सिद्धांत है जो एक टीचर को अपनाने होते हैं, अपने स्टूडेंट को हर चीज को क्लियर करने के लिए, उसे शिक्षित करने के लिए, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट एम,
यानी कि कोई उद्देश्य निर्धारित किया जाए। बिना उद्देश्य के शिक्षण अधूरा और दिशाहीन होता है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, कोई गोल जरूर होता है, लक्ष्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार शिक्षण में प्रत्येक पाठ का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, एक गोल होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है ना। यानी कि हमारा गोल क्या है, क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य के को क्लियर करते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये निर्धारित होना चाहिए। यानी कि बिना उद्देश्य के शिक्षण अधूरा है और दिशाहीन होता है। तो अध्यापक को हर पाठ से पहले स्पष्ट करना चाहिए कि आज हमें क्या सीखना है ना। उदाहरण जैसे आज का उद्देश्य हमारा क्या है कि हमें सिद्धांत सीखने हैं, प्रिंसिपल सीखने हैं टीचिंग मेथड्स के, है ना, या फिर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हम जब भी क्लास को एंड करते हैं तो हमेशा एंड में बोलते हैं कल ये डिस्कस करेंगे। फिर जब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तब फिर से रिपीट करते हैं, ये डिस्कस हुआ था और इसको आज फिर ये डिस्कस करना है। यानी कि एक गोल रहता है कि कल ये गोल था वो कंप्लीट हो गया, आज लक्ष्य है इन सिद्धांतों को पढ़ना, कौन कौन से सिद्धांत है और क्या इनका महत्व है ना। तो एक उद्देश्य, एक गोल, लक्ष्य निर्धारित करना क्या है, एक टीचिंग सिस्टम का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है हमारा नियोजन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। एक सफल शिक्षक वो माना जाता है जो कक्षा में जाने से पहले ही यह योजना बना ले कि उसे आज क्या पढ़ाना है। शिक्षण कार्य करते समय हर शिक्षक को अपने शिक्षण की क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए। अब मैं आपका लेक्चर लेती हूँ, आपकी क्लास लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे पीडीएफ खोलती हूँ और आपको पढ़ाने बैठ जाती हूँ, है ना। और ये एक टीचिंग का वे भी नहीं होता है। आपको क्लियर होना चाहिए आज आपको अपनी कक्षा में कितने टॉपिक क्लियर कराने हैं, कितना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड के थ्रू पढ़ाना है, कैसे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाए ताकि आपको क्लियर हो। यानी कि एक जो श्रेष्ठ शिक्षक होता है वो पढ़ाने से पहले पूरी योजना बनाता है, पूरी प्लानिंग करता है, एक पूरा लेसन प्लान बनाया जाता है कि आज क्लास में जाएंगे, कैसे क्लास को स्टार्ट करना है ना। क्वेश्चन पूछने के माध्यम से स्टार्ट करें, कैसे बच्चे को अपने टॉपिक पे लेकर आए, स्टूडेंट को कैसे अपनी क्लास को क्रिएटिव बना सके, बच्चे बोर ना हो, बच्चा पूरा या आप लोग पूरा 1 आवर मुझे सुने, है ना। क्योंकि 1 आवर बैठना इतना इजी नहीं होता है। जब आपकी क्लास आपको इंटरेस्टेड लगेगी, आपको मजा आएगा, आप तभी टिक पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलती रहूंगी और आप थोड़ा सुनेंगे, 10 मिनट 15 मिनट, चलो आधा घंटा भी खींच देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, लीव करके चले जाएंगे, है ना। क्योंकि आप बोर हो गए, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा क्लास में। तो ये भी आप, ये एक प्लानिंग के माध्यम से होता है कि ऐसे एक योजना बनाई जाए, लेसन ऐसे तैयार किया जाए, लेसन प्लानिंग की जाए प्रॉपर, ताकि आप अच्छे से प्रभावित रूप से मुझे सुन पाए, है ना। यही मेथड होते हैं, इनको ही अपनाकर बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ये जो टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं ये सेम होते हैं हर जगह, भले ही आप छोटे को पढ़ा रहे हैं, आप बड़े को पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि इंटरेस्ट तो आपका भी जगाना है। ये नहीं कि आप बड़े हो गए हैं आप तो खुद ही सुन लेंगे, खुद ही समझदार है, नहीं ना। क्योंकि अगर आप बोर हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना, आप भी नहीं सुनेंगे फिर। तो आप कब सुनते हैं, आप क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, ताकि आप भी अवेयर रहे, जागे रहे क्लास में, है ना। आपको मौका दिया जाता है बोलने का, वो यही कारण है ताकि आप भी एक्टिव रहे, सिर्फ आप मुझे ही ना सुने। नेक्स्ट है हमारा, और इससे क्या होता है, आप एक प्रभावशाली टीचर बन पाते हैं, प्रभावशाली शिक्षक बन पाते हैं, आपका एक इफेक्ट जाता है सामने के ऊपर। हमारा इफेक्ट इससे नहीं जाता कि कैसे हमने कपड़े पहने के आए हैं, है ना, अच्छे से हम ड्रेसिंग करके आए, बाल बना के आए और आपके सामने बोल के चले जाएं, आपसे कुछ सुने भी ना। उससे क्या होगा, आप 1 सेकंड के लिए मुझे देखेंगे, आपको मेरा इंप्रेशन अच्छा लगेगा, अरे मैडम तो बड़े अच्छे से आए हैं, आज तो मैडम ने
हेयर ओपन किए हैं, आज तो पोनी बनाई है, आज तो मैम ने इस तरह का सूट पहना है ना, अच्छे लग रहे हैं। तो वो कितनी देर के लिए आप देख पाएंगे? 1 घंटा नहीं टिक सकते आप मुझे देखने के लिए, है ना। तो उससे प्रभावी आप मुझसे प्रभावित ही नहीं हो पाएंगे। तो आप किससे प्रभावित होंगे? आप मेरे मेथड से प्रभावित होंगे। मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, कितना आपको, जितना आपको देना चाहिए उतना ही दे रही हूँ या उससे ज्यादा भी दे रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये सब हमें प्लान करके चलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। शिक्षण के लिए केवल उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक है। एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों को उनके कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है और उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें? यानी कि कौन सी, अच्छा शिक्षक वही होता है जो शिक्षण से पहले यह तय करता है कि कौन सी विधि से, कौन सी विधि इस्तेमाल की जाए, कैसी विधि इस्तेमाल करें, ताकि आप सबको जो मैंने लेक्चर आपको दिया है या जो टॉपिक मुझे, जो सिलेबस मुझे मिला है वो मैं आपको समझा पाऊं, है ना। अलग अलग मेथड्स होते हैं उसमें, जैसे मैं क्वेश्चन करूं आपसे बीच बीच में, है ना, ये भी एक मेथड होता है। क्वेश्चन करके आपको अवेयर रखना, जागरूक रखना, क्लास में आपको अपने टॉपिक से जोड़े रखना। आपको कोई आपको कोई प्रैक्टिकली मैं आसन करके दिखाऊं, या फिर मैं आज आपको एक प्रोजेक्ट दे दूं, आपको ये प्रोजेक्ट दिया मैंने, इसको कल आप कंप्लीट करके लेके आए, है ना। यानी कि अच्छा शिक्षक शिक्षण से पहले यह तय करता है कि कौन सी मेथड से समझाना है ना। आपके सामने कोई चार्ट प्रस्तुत करूं, आपको कोई डायग्राम यानी कि कोई चित्र मैं आपको दिखाऊं, कोई डेमो दिखाऊं, डेमो करके दिखाऊं, तो इससे क्या होगी? इससे और ज्यादा क्लास हमारी अट्रैक्टिव बनती है, आप और बेहतर सीख पाते हैं। तो ये चयन करने का सिद्धांत, यानी कि एक टीचर को ये चयन करना चाहिए कि कैसे, क्या सिलेक्ट करके, किन चीजों का सिलेक्शन करके हम अच्छा दे पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी। क्या रणनीति अपनाई जाए? शिक्षण रणनीति इसे कहेंगे एक तरह से, है ना। सेम वही कि कौन सी विधि उपयोग की जाए, कौन सा कथन आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया जाए, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाए, है ना। और आपको फालतू की चीजें यानी कि अनावश्यक बातें भी छात्रों को यानी कि आपको भ्रमित करती है। आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे ही लेकर आए बार बार। आप योग के माध्यम से, योग में आप टीचिंग मेथड सीख रहे हैं, तो आप घूम फिर के आपको उन्हीं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए जाएं, है ना, ताकि आप उससे जुड़े रहें। नेक्स्ट है अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, यानी कि यह प्रभावशाली अधिगम यानी कि लर्निंग हेतु आवश्यक तथ्य है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा की स्वच्छता, प्रकाश, रोशनदान की उचित व्यवस्था पर ध्यान देता है। ये हुआ हमारा, जैसे हम ऑफलाइन कक्षा में रहते हैं तो प्रॉपर क्या होनी चाहिए ऑफलाइन कक्षा? जब आप कक्षा में बैठे हैं तो उस कक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर रोशनी आए, हो उसमें प्रॉपर लाइट की व्यवस्था तो हो, लेकिन हो सके कि उसमें जो नेचुरल लाइट है वो भी आए, है ना। उचित उसमें वेंटिलेशन हो, क्रॉस एयर आए, आपको, आप नेचर से जुड़े रहें, है ना। तो एक, अब जैसे हम ऑनलाइन क्लास में क्या कर सकते हैं, आप सभी मुझे ध्यान से सुने, है ना। भले आप कुछ लोग, देखो जो लोग अपना कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं ना, बैठे रहते हैं क्लास में, सिर्फ सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो उनसे मेरा इतना कनेक्शन ही नहीं हो पाता, है ना। मैं आई, क्योंकि क्या होता है ना, आई टू आई आप कनेक्शन करके भी जब पढ़ाते हैं तो उसका भी एक अलग इंप्रेशन जाता है ना। अब जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं, है ना, वो उनका वे है पढ़ने का, लेकिन मुझे नहीं पता वो ऑनलाइन है या नहीं है, मैं कैसे जानूं? मैं तो सिर्फ जो मेरे सामने दिखेंगे ना, फिर क्लास में उन्हीं का नाम भी सामने आता है जो आपको दिखाई देते हैं। तो ऑनलाइन में तो हमारा रहता है कि आप अच्छे से बैठे सुने, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मेरी वॉइस क्लियर हो, मेरा वीडियो क्लियर हो,
जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ में आए। नेक्स्ट है हमारा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। चलो अभी यहाँ तक जितने प्रिंसिपल्स हुए हैं, जैसे रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और ये लर्निंग बाय डूइंग यानी कि स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, इनको मुझे एक एक करके कोई भी एक उठाएं और मुझे बताएं कि इससे आपको क्या क्लियर हुआ। जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, इससे आप क्या समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। कोई भी अपना माइक ऑन करें, एक एक करके एक एक मुझे अलग अलग सब लोग बताएंगे। कोई भी अपना माइक ऑन करें और फर्स्ट मुझे प्रिंसिपल का बताएंगे। जैसे लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत, कौन बताएगा इसके बारे में मुझे, क्योंकि फिर मैं खुद नाम लूंगी, इससे अच्छा है कि आप खुद। हेलो, हाँ फिर हम कुछ आवाज आ बोलेंगे रही है मैम? तो फिर उसके बारे में हमें सब कुछ पता हो चल जाता है। हाँ, ओके। अभी एक मिनट, नीतू जी शायद कुछ बता रहे, नीतू जी बताएंगे। नीतू जी अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। चलिए आप बताइए सब कुछ। मैम इससे हमें क्या कहते हैं, सीखने में अपने आप जो हम सीख लेते हैं उस करके जो सीखते हैं उससे हमें ज्यादा नॉलेज मिलती है। और फिर यही अगर बच्चों में बताया जाए तो उनके लिए काफी मतलब ये फायदेमंद होगा, उनकी नॉलेज और बढ़ेगी इस बारे में। हाँ, मतलब जब आप और उनको करके इंटरेस्ट सीखेंगे भी तो होगा आपका इसमें। ज्ञान, हाँ आपका ज्ञान स्थायी होगा, स्टेबल जी। होगा, जी। है ना। गुड। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे स्वाति जी मुझे प्रेरणा का सिद्धांत। मैम, ये अक्सर बच्चों के अंदर वो खूब शीघ्र ही पढ़ाई करते हैं और हम सभी लोग भी इसे अधिकार से सीख सकते हैं। नहीं और बच्चों के द्वारा जो कार्य होता है उनको भी हम प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ देखो, कोई और बताएगा प्रेरणा के बारे में कि प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है। देखो प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, प्रेरित करना, यानी कि आप प्रेरित करके किसी बच्चे को, और उसको शाबाशी देना। हाँ इसका यानी रुचि के क्या चाहता है, रुचि क्या चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, इसका रुचि क्या है। उसको मोटिवेशन करना, बाह्य मोटिवेशन और रुचि का माने आंतरिक मोटिवेशन करना। हाँ, मतलब जब देखो आप मोटिवेट रहते हैं, यानी कि आपका जब रुचि बना रहता है किसी चीज में तो आप उसको और बेहतर सीख पाते हैं, है ना। यानी कि आपका रुचि बहुत मायने रखता है किसी भी चीज को सीखने में। एक तो अगर आपकी रुचि है ना किसी भी चीज में, जब आपने अभी यहाँ आप आज पढ़ाई कर रहे हैं आप, है ना, अगर आपका रुचि इसमें था तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं उस चीज को, है ना। लेकिन अगर जबरदस्ती हम किसी चीज को कराए ना तो उसको सीखना इतना इजी नहीं होता है ना। जबरदस्ती कराया गया काम और अपनी रुचि के द्वारा कराया काम, लेकिन कई बार ऐसा होता है रुचि तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है ना। तो उसको पुश किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं हम खुद ही नहीं पहचान पाते कि हमारा इंटरेस्ट है नहीं है, तो आपको फिर मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आपको। उसको मोटिवेशन करना है। हाँ चलिए अब आप बताएंगे इंदिरा जी, नेक्स्ट आप ही का नंबर है। आप बताएं मुझे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है। अध्यापक को पहले शिक्षा से पहले वो जो टीचिंग से पहले कौन सा सिस्टम से पढ़ाएगा, कौन सा सिस्टम से बच्चों को मोटिवेशन करेगा, कौन सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो पहले से तैयार करना है। हाँ, एक
गोल सेट करना है, एक लक्ष्य तय करना है, उद्देश्य तय करना है एक शिक्षक को ना, कि देखो मैं आज क्लास में जाऊंगा और जो मेरा लेक्चर है मुझे ये टॉपिक कवर कराने हैं, है ना, ये पहले से डिसाइड होगा। ये नहीं कि अभी क्लास में आए और अभी पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना, उससे क्या होगा, आप खुद भी आप देख सकते हैं आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपके पास, क्योंकि आप पहले से जब तैयारी के साथ जाएं किसी काम को करें और बिना तैयारी के काम करें तो वो फर्क दिखाई देता है। तो जब आप प्लानिंग करके जाते हैं तो आप अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, है ना। यानी कि एक गोल सेट करें कि हमें आज अपनी कक्षा में इतना बच्चे को इतना पढ़ाना है, ये आज का इतना लेसन प्लानिंग है हमारी, इतना टॉपिक कवर करना है, तो ये सब पहले से एक टीचर को प्लान करना होता है। नेक्स्ट है हमारा सेम यही नियोजन, यानी कि प्लानिंग का सिद्धांत भी यही कहता है कि क्या पढ़ाना है, फिर उसको कैसे पढ़ाना है कि आप सबको समझ में आए, कौन सा मेथड यूज किया जाए, है ना। ये सब क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि हमारा जो प्लानिंग है, जो हमारी टीचिंग प्लानिंग है वो इफेक्टिव हो सके, प्रभावशाली बन सके। जब हम डायरेक्ट, अब आपको मैं बोल दूं, पीडीएफ तो सबके पास है कि आप ये मुझे पढ़ाइए, लेकिन क्या आप इतने प्रभावशाली तरीके से पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब आप इसको अ, अच्छे से तैयारी करके प्लानिंग के साथ पढ़ाएंगे तो आपका इफेक्ट अलग होगा, आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो अलग आएगा, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, अब आप भी ये कर सकते हैं, है ना। कोई भी मैं आपको टॉपिक दूं, आपको मैं कहूँ कि आपको कल ये पढ़ाना है, इससे क्या होता है, हमारी जो अंदर एक झिझक होती है वो भी खुलती है, हम बोल पाते हैं, फेस कर पाते हैं। हम सब लोग क्या है, एक जैसे ही है, हम सब क्या है, आप भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे हूँ, लेकिन फिर भी एक अभी तक आते आते भी हम लोगों में एक हेजिटेशन रहती है, हम नहीं सामना कर पाते, नहीं बोल पाते। तो उसको भी कहीं ना कहीं एक टीचर के अंदर एक गुण होता है ये, कि वो ये झिझक भी बच्चे की खत्म कर सकता है ना। जैसे कई बार छोटे बच्चों को क्या करते हैं टीचर्स, पहले क्या करते थे, बोर्ड पे बुलाते थे उनको। बोर्ड पे बुलाने का क्या मोटिव वो था, यही तो मोटिव था उनका, ताकि जो बच्चे की शर्म है, झिझक है, वो खुले। क्लास में बोर्ड पे बुलाया जाता था, फिर उसको कक्षा में खड़ा किया जाता था कि आप पढ़ेंगे, आप सुनाएंगे। फिर सेकंड क्या होता, माध्यम होता था, बच्चे को स्टेज पे लेके जाया जाता था। जो बच्चा स्टेज पे गया वो अलग पर्सनैलिटी का होता था, और जो नहीं गया है उसमें अंतर दिखता था, है ना। उसको मतलब जब आप उस क्या कह सकते हैं, एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी भी निखर के आती है ना। जब ये भी एक अंदर एक दम होता है टीचर के भी, कि वो बच्चे को कर निखार के बाहर ला सकता है ना। पहले तो ऐसा करते थे, अब तो वाकई में टीचर भी सिर्फ, जैसे हम देखते हैं, सिर्फ ये समझ के पढ़ाते हैं कि सिर्फ पढ़ाना है, ये जॉब है हमारी। लेकिन जब पहले टाइम पे जो टीचर्स पढ़ाते थे ना, उनके अंदर ये भावना नहीं होती थी। ये कहीं ना कहीं हमने भी देखा है, क्योंकि हम जैसे पढ़े हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में जैसे पढ़े हैं, तो वहां के जो टीचर होते थे ना, उनका जो वे होता है पढ़ाने का, और जो अब टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट में कैसे पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे खुद प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो आज की डेट में क्या हो गया, एक कि इतना पूरा करना है, एक खाना पूर्ति करनी है, कि हम पढ़ाने आए हैं और पढ़ाना है हमें, है ना। छोट वो डिपेंड भी करता है, मैं सब टीचर्स को ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी पहले से जो पहले शिक्षक शिक्षक थे और अब शिक्षक हैं, आप अंतर देख सकते हैं, है ना। पहले वाकई में जो टीचर होते थे ना, वो टीचर ही होते थे, वो शिक्षक ही होते थे फिर।
वीडियो ऑन करें। आपको जो आज पढ़ाया गया क्लियर हुआ? क्या क्या पढ़ाया मैंने आज आपको, आप मुझे बताएं। चलो, जो पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए ना, बस वही पॉइंट्स बताए, या फिर नेक्स्ट पॉइंट्स बताए, हम कहाँ पे हैं, कौन सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, कोई बात नहीं, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो तो क्लियर होगा ना मैम? कुछ तो बोलिए बबीता मैम। बिल्कुल, मैम तो बच्चों की तरह कर रही है ना, जैसे बच्चे चुप होके बैठ जाते हैं क्लास में, कक्षा में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे ही मैम ने क्वेश्चन किया, एकदम शांत, जैसे क्लास में है ही नहीं। अब तो हम बड़े हो गए हैं मैम, या फिर क्लास में वही फीलिंग आती है अभी भी बच्चों वाली? नहीं मैम। नहीं आती है ना? अब तो दूसरी फीलिंग रहती है, या फिर वही फीलिंग रहती है पढ़ते टाइम की? नहीं, जैसे पहले पढ़ते थे कक्षा में, डर जाते थे बच्चे, और जब तक मैम रहती थी सामने तो शांत, डरे डरे रहना, मैम ने कुछ पूछा तो एकदम से कक्षा से गायब ही हो जाना, जैसे है ही नहीं, और टेबल में मुंह डाल लेना। ऐसा तो नहीं लगता होगा ना अब, जैसे भी सॉरी मैम, लगता है? उनको एजुकेशन हाँ। होती है और कुछ घर में प्रॉब्लम भी है, इसलिए वो नहीं बोल पा रही हैं, क्लास में अटेंड नहीं कर पा रही हैं। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, कोई जी कोई मेरा फादर इन लॉ बेटा की तबीयत नहीं ठीक है, एक्चुअली में तो भर्ती उसी किया में। है, इसीलिए इसके बात कर रहे थे, अच्छा मैं अच्छा, वहां थी, मैं से क्लास चलिए ऑन चलिए, कर रहा। मैम एक क्वेश्चन कोई था, बात नहीं। मैम एक क्वेश्चन था आपसे। ये जो शिक्षण का सिद्धांत है, ये और कहाँ मतलब विस्तृत से मिलेगा? मतलब और डिटेल में आपको अगर जी जानना है इसके बारे जी में, जी है ना? देखिए, गूगल पे आजकल सब चीजें मिल जाती है। जी गूगल पे आप डालेंगे ना, है ना, आपको और ब्रीफ में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स की फॉर्म में चाहिए, या फिर आपको एग्जाम की फॉर्म में चाहिए कि आप आंसर कैसे लिख पाए और थोड़ा डिटेल में लिख पाए, जी है ना, तो मैं भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। जी मैम, फिर कैसे मिलेगा वो? अच्छा, आप लास्ट में ना मुझे अपना कांटेक्ट नंबर देके जाइएगा, ओके मैम। है ना, फिर मैं कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। फिर जी आप लोग को ग्रुप जो है आप उसमें फिर डिस्कस कर लेना, जी जी। है ना? थैंक यू, थैंक चलिए यू मैम। चलिए, सॉरी बबीता जी, मुझे नहीं पता था आप क्लास में थे नहीं थे, कोई बात नहीं, है ना। जितना भी सुने ध्यान से सुने, और अभी आज अगर नहीं समझ में आए तो फिर रिपीट आप पूछ सकते हैं फिर से, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। हर छात्र समान नहीं होता, है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर समान नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं ना। कुछ बच्चे होते हैं, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं कमजोर होते हैं, या फिर कम समझ आता है उनको, है ना, या फिर वो गलती करने की प्रवृत्ति रहती है ना। एक कुछ बच्चा, क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह का माइंड होता है देखो बच्चों को, है ना। एक बच्चा होता है कि जल्दी से कैच कर लेता है चीजों को, एक बच्चा है थोड़ा धीरे से कैच करता है, या उसको टाइम लगता है समझने में, है ना। ये क्या है, ये तो भाई एक नेचर ने हमें बनाया है इस तरह से, इसमें किसी का दोष नहीं होता है देखो। और ना ही इसकी कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए इस बारे में किसी को, अपने आप को नेचर ही समझना चाहिए। ये नेचर ने, ये भगवान ने हमें बनाया, नेचर ने हमें ऐसा दिया है कि ये प्रवृत्ति है हमारी, है ना। हमारा एक ऐसे गठन हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको फर्स्ट उसमें क्लियर हो जाती है सारी बातें, कुछ को क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, फिर कुछ और भी ऐसे होते हैं जब टीचर पढ़ाते हैं तो इधर उधर ध्यान रहता है ना, वो उस कारण से नहीं पढ़ पाते हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते रहते हैं, यानी कि वो भी एक आर्ट है, वो बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। गलती गलती करके तो बच्चा और अच्छा सीखता है ना। जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो सही कैसे सीख पाएंगे? तो ये क्या है, आपको बच्चे को रेमेडी देनी है, यानी कि जो बच्चा कमजोर है या जिसको देर में समझ में आता है उसको चुनना है, उसको उठाना है, उसके ऊपर अलग से ध्यान देना
है ना। आपने सुना होगा कई कक्षाओं में कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाती है कुछ बच्चों के लिए। वो क्लासेस इसीलिए चलाई जाती है ताकि जो बच्चे हमारा थोड़ा, जिन बच्चों का छूट जाता है या फिर जिनको समझ आने में थोड़ी देरी लगती है, उनको रोका जाता है और उनको फिर से समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है उन चीजों को। तो ये काम एक टीचर का ही होता है। ये जो प्रिंसिपल है टीचर के लिए बनाया गया है कि उसका काम है किसी भी तरह से उपचार करके, यानी कि उसको कराएं। वो गलती करेगा वो तब सीखेगा। यदि उसको कम टाइम देर से समझ में आता है तो उसको 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, अपने पास आके समझाएं, अपने पास बुलाएं, फिर उसको समझाएं। उपचार मतलब रेमेडी देकर समझाना। एक बार नहीं समझ पाए 2 बार उस बात को यूज करके समझाना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। और जो एग्जाम्पल्स हमारी रियल लाइफ से जोड़ के हमें समझाए जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनको बच्चा भूलता ही नहीं है ना। तो यानी कि शिक्षक को उन पर विशेष ध्यान देकर उनकी सीखने की कमी को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फ्रोबेल के अनुसार कार्य करके सीखना लर्निंग की सर्वोच्च विधि है ना। ये क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है फ्रोबेल। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है करके सीखना सीखने की सर्वोच्च विधि है, यानी कि शिक्षण में पर्याप्त गतिविधियां होनी चाहिए। जैसे बच्चों को ग्रुप में बच्चे अच्छा सीखते हैं। कोई भी काम है, जब आपने जैसे मुझे बताया था कि आप क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, तो ये भी क्या है, मेथड है सीखने का। आप क्या करते हैं, जब आपकी सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है तो आप डिस्कस करते हैं। तो ये भी क्या है, एक मेथड है सीखने का, लर्निंग का, डिस्कस के माध्यम से सीखना, है ना। तो ये सब क्या तरीके हैं। आप क्या करें, आपको गतिविधियां कराई जाए। मैं अभी क्या करूं, आपको ग्रुप आपके बनाऊं और आपको अलग अलग टास्क दे दूं कि आपको ये वाला आसन मुझे करके दिखाना है, मुझे उसके करने की मेथड बताने हैं, उसके मुझे बेनिफिट्स बताने हैं, किन किन टाइम पे जो कौन लोग ऐसे हैं जिनको उनको नहीं करना चाहिए, है ना। मैं आपको आपका एक 5 बंदों का 5 पर्सन का एक आपका ग्रुप बनाऊं, 5 का एक, या फिर 3 लोगों का आपका एक ग्रुप बनाऊं और आपको 5 आसन दे दूं कि मुझे आपको इनके बेनिफिट्स बताने हैं, इनके करने का मेथड बताना है, और किनको करना चाहिए और किन कंडीशन में नहीं करना चाहिए। तो आप और ज्यादा डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि जो स्वाति जी के पास है वो शकुंतला जी के पास नहीं होगा, जो इंदिरा जी के पास लर्निंग है वो रघुनाथ जी के पास नहीं होगी। तो आपको स्वाति जी को क्या होगी, बबीता जी से मिलेगी, बबीता जी को लक्ष्मी जी से मिलेगी। तो आप और ज्यादा सीख पाएंगे, है ना। यानी कि आप करके, और ये क्या है, करके सीखना, और करके सीखने में भी क्या है, ये ग्रुप के माध्यम से सिखाना, है ना। ग्रुप के माध्यम से और अच्छा सीखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अब सिंगल पर्सन, आपको मैं एक सिंगल को दे दूं कि नीतू जी आप इसको, ये आपका टॉपिक है, ये आपको कवर करना है, तो सिर्फ एक नीतू जी वहां पे सिंगल पर्सन है जो सारे फोर्सेस लगाएंगी अपने, इधर से उधर से इधर से। लेकिन अगर मैं यही टास्क 4 लोगों में डिवाइड करती हूँ तो 4 लोग अलग अलग लेके आएंगे, यानी कि आपके पास और नॉलेज बढ़ेगी। तो ये ग्रुप के माध्यम से मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। ग्रुप के माध्यम से जो सिखाया जाता है, ये कहा जाता है वो और अच्छा सीख सकता है, क्योंकि उससे आपको 4 लोगों की, 5 लोगों की नॉलेज आपको मिलेगी, और उससे टीचर्स भी सीखते हैं, है ना। क्योंकि जो मेरे पास नहीं होगा वो आप 5 के पास होगा, तो आप भी मुझे सिखाएंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है हमारा विभक्तिकरण का सिद्धांत, है ना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन का सिद्धांत। ये क्या होता है हमारा, प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय को कुछ भागों में बांटना चाहिए जिससे छात्रों को सभी बिंदु स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, किसी भी विषय को क्या करें, छोटे छोटे भागों में बांट लें। अब मैंने आपका जो विषय था ये अष्टांग योग था, है ना, उसका इंट्रोडक्शन था,
फिर उसके 8 अंक बताए गए। अब अगर मैं यही सारा आपको एक ही क्लास में पढ़ा दूं, या मैं क्या करूं, आपको पीछे से स्टार्ट करूं, है ना, तो क्या होगा, आप कैसे अच्छा समझ पाएंगे जब आपको पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट तक जाएं, या फिर लास्ट से पहले उठा के रख दे, आप कैसे अच्छा समझ पाएंगे? आप बताएं मुझे जेमा जी, कौन सा मेथड अच्छा रहेगा? स्टेप वाइज स्टेप चलें, डिवाइड करके चलें विभाजन के थ्रू, या फिर सारा परोस दें? अब मैं क्या करती हूँ, क्या है ना, हम क्या करते हैं, कोई भी टीचर होगा वो क्या करेगा, एक तो क्या है ना, इंट्रोडक्शन से आपके जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्यों बनाया गया है, क्यों, ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस मेथड का, यानी कि उसको हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया उसको, है ना, और भी इजी हो गया टीचर के लिए। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, भले ही उसमें 1 वीक लगे, 4 डेज लगे, 5 डेज लगे, आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं एक ही दिन में सारा आपको बता दूं तो कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, यानी कि विभाजन करके पढ़ाना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको पढ़ाना, जो छात्र है वो आसानी से समझ पाते हैं, और कठिन विषय भी इसमें हमें इजी लगने लगते हैं, आसान लगने लगते हैं, जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में उस चीज को डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर वो एक दूसरे क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते रहते हैं, वो जुड़ते रहते हैं एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, विभाजन का सिद्धांत क्लियर हुआ? यस मैम। एक इसमें और भी होता है, जैसे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, है ना। इसमें क्या होता है कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यही है, जैसे कि शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है, यह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की ही देन है। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि छात्र केंद्रित से आप क्या समझते हैं? एक वर्ड आया है आपके इसमें, शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है, कोई बताएंगे? मैम नो आइडिया। नो आइडिया, अच्छा। चलिए, छात्र केंद्रित का मतलब होता है, यानी कि एक स्टूडेंट को फोकस करके आपका जो पूरा विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो एक स्टूडेंट को देख के डिजाइन किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि क्लास फर्स्ट में पहले क्या होता है, पहले सिर्फ नाउन सिखाया जाता है, आजकल तो यूकेजी से स्टार्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट उसमें प्रोनाउन सिखाया जाता है ना, उसको स्टेप वाइज उसमें बढ़ाया जाता है ना। आज जैसे मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ ये, है ना, आपको जैसे जब आप योग में होते हैं तो आपको एकदम से तो हार्ड की तरफ नहीं ले जाया जाता है ना, आपको पहले सूक्ष्म क्रियाएं करना सिखाया जाता है ना। जो बिगनर्स होते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट आपके योग से जोड़ती हूँ, जो बिगनर्स होते हैं, क्या आप उनको एकदम से हार्ड प्रैक्टिस करा पाएंगे? जैसे आज आपको योगा क्लास लेनी है और आपके पास जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो बिगनर्स हैं, तो क्या आप उनको सीधे धनुरासन में लेके जाएंगे? है ना, नहीं। क्या आप उनको, है ना, नहीं जाएंगे ना। तो ये मतलब ये क्या हुआ, ये आप उसके माध्यम से उसको मतलब आपको क्या हुआ, आप अपने क्लाइंट के माध्यम से डिजाइन करेंगे, है ना। मेरा क्लाइंट बिगनर है तो बिगनर के हिसाब से ही अपना क्लास डिजाइन करेंगे ना, कि अभी 15 डेज तक इनका इतना रखना है, फिर 20 डेज बढ़ाएंगे, फिर 30 डेज बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा प्राणायाम, जो बिगनर्स होते हैं उनको कभी भी प्राणायाम करने के लिए सलाह नहीं दी जाती कि आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 10 मिनट करो, उनको स्टेप वाइज स्टेप, यानी उनको 2 मिनट, उनको 3 मिनट कर करके उनको सलाह दी जाती है करने की। यानी कि आपने अपनी कक्षा को कैसे डिजाइन किया, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन किया। यहाँ इसका मतलब ये है छात्र केंद्रित, यानी कि आजकल जो सिलेबस डिजाइन होते हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग छात्र केंद्रित होते हैं, है ना। स्टूडेंट उसमें सेंटर होता है, माध्यम हमारा क्या होता है, छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, यानी कि उसकी ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है, उसको कैसे सीढ़ी बाय सीढ़ी उसको बड़े की तरफ लेके जाए, उसको कैसे कैसे पहले नाउन सिखाया जाए। अभी वो नाउन, अगर उसको सारी चीजें एक साथ सिखाएंगे तो क्या होगा, वो उलझ जाएगा,
वो फंस जाएगा, उसको क्लियर ही नहीं होगी कोई चीजें। तो छात्र केंद्रित का मतलब है यानी कि आपने छात्र को फोकस करके, अपने योग में क्लाइंट को फोकस करके अपनी क्लास प्लानिंग करेंगे। जब आप ऑनलाइन आप क्लास लेंगे, है ना, जब आप योगा क्लास लेंगे तो क्या उसको ऐसे डायरेक्ट थोड़ा ना ले लेंगे, उसकी भी आपको प्लानिंग करनी होगी कि आज मेरे कितने स्टूडेंट बिगनर्स हैं, कितने पहले से कर रहे हैं, किनको कैसे मुझे कराना है। जब आप प्लानिंग के साथ उनको प्रैक्टिस कराएंगे तो आपकी जो क्लास होगी वो मोर इफेक्टिव होगी, है ना। और अगर आप सीधे ही उनको, आपके साथ पुराने स्टूडेंट भी थे, आज बिगनर्स भी ऐड हुए, आपने उनको सबको क्या किया, कॉम्बिनेशन में करा दिया, तो जो बिगनर्स है उनकी हालत आप जान सकते हैं कैसी होगी फिर, है ना। दूसरे दिन वो उठ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है ना, जैसे अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, अभ्यास और रुचि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, ये फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैम ये भी जो आपने बताया है शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है, इसका साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो यानी छात्र की क्षमता के अनुसार प्लानिंग किया जाए। हाँ, छात्र को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की गई है। मैंने बताया ना कि जो डिजाइन सिलेबस हो रहा है नर्सरी से लेके और बड़ी 12th क्लास तक या आगे तक भी, वो उसकी कितनी कैपेसिटी है बच्चे की, वो टीचर को फोकस नहीं। टीचर तो क्या है, टीचर तो अगर 12th का टीचर है वो तो फर्स्ट को भी पढ़ा सकता जी है ना। वो बच्चे को देख के डिजाइन किया गया है ना, कि बच्चा कितना कितना स्टेप वाइज सीख पाएगा। जब उसको हम स्टेप वाइज सिखाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। और एक क्या है, वो पुराने को नए से कनेक्ट कर पाएगा। एक ये भी मेथड होता है टीचर का कि हमेशा जब बच्चे को पढ़ाए, जब अपने स्टूडेंटों को सिखाए, तो पुराने से नए को जोड़े, एकदम से नया ना लेके आए, मैम नहीं है ना। समझ में आया। नहीं समझ में आया, देखो जी जैसे आपको अपने पुराना आपने बात। अभी सुन, एक मिनट मेरे सुने ये बात। अभी हमने अष्टांग योग का परिचय पढ़ा, जी अष्टांग योग के 8 अंग पढ़े हमने, है ना। अब मैं क्या करूं, मैं सीधे अगर 8वें अंग पे चले जाऊं तो आपको, और फिर मैं 7वें अंग पे आऊं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, या फिर मैं पहले यम फिर नियम फिर आसन पढ़ाऊं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हम पहले ऊपर से पढ़ाएंगे। है ना। तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे ना। जी जी अब क्लियर हुआ। जी मैम नंबर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ, आप बताइए आप मुझे। मैम 97 97 210 210 73 73 184। 184 9721073184। जी ठीक है, मैं जितने आपकी हेल्प कर पाऊं उतनी कर पाऊंगी। आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए, जी है ना, जी ताकि मैडम आपका आप नंबर देना। दो। मेरा नंबर, चलिए आप मुझे अपना नंबर दें इंदिरा जी, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ, आपको अपना नंबर देती हूँ। 9040 9040 285 285 867।